Good evening, students. So, this is our lecture number 4 on the Hindu Succession Act 1956. अब इससे पहले मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू करूं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स मैं बना रहा हूं हिंदू लॉ के ऊपर, उन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जब हिंदू लॉ की डिस्कशन को शुरू किया था, दैट इज जब हमने एचएसए की डिस्कशन को शुरू किया था, हमने समझा था कि एक हिंदू कौन होता है। फिर सब्सिक्वेंटली जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, वो हमने समझा कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली हम किसे कहते हैं और जॉइंट हिंदू फैमिली को फॉर्म कैसे करते हैं, उसका पार्ट कौन होता है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब जॉइंट हिंदू फैमिली को समझने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आता है, दैट इज कोपार्सनरी। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी कोपार्सनरी। अब कोपार्सनरी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी हम लोग ट्रेडिशनल हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं। ट्रेडिशनल हिंदू लॉ बोले तो कि अभी हम लोग प्री हिंदू लॉस कोडिफिकेशन पीरियड को कवर कर रहे हैं। ठीक है, कि जब हिंदू लॉस कोडिफाइड नहीं हुए थे, तो उससे पहले जो ट्रेडिशनल हिंदू लॉ जो प्रिवेल करता था, उसमें क्या सिस्टम था, अभी हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब समझते हैं कि कोपार्सनरी क्या होता है और कोपार्सनरी को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, कोपार्सनरी को समझने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जिनको भी हम एक कोपार्सनर मानते हैं, they all have a right to demand partition in the ancestral property. ठीक है, अब जब हिंदू लॉ की बात आती है तो हिंदू लॉ में दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इज सेल्फ एक्वायर्ड, जहां पर एक इंसान खुद से एफर्ट्स डाल के किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, तो उसे हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। देन देयर इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट को बनाने का जो पर्पस है वो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो को पार्टनर्स हैं, जो लीनियल डिसेंडेंट्स हैं, उनमें कैसे डिवॉल्व करेगा ये पता लगा सके। ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, ये सारी चीजें जो हैं वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक चीज समझिए, अभी जब जॉइंट हिंदू फैमिली की बात आती है तो उसमें बेसिकली दो मेंबर्स होते हैं, दो प्रकार के मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं कोपार्टनर्स एंड द अदर वन इज डिपेंडेंट्स। ठीक है, अब को पार्टनर्स आप बन सकते हो बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ और एडॉप्शन। एडॉप्शन के थ्रू, या फिर अगर आप उस फैमिली में पैदा हो जाएं बर्थ के थ्रू, तो आप एक को पार्टनर बन सकते हो। डिपेंडेंट कौन होता है? जो कि मैरिज के थ्रू एक जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बनता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तो हिंदू लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि उस बच्चे का, जिस फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया, उस फैमिली में उसका एक रीबर्थ हुआ है। मतलब बेसिकली आप कोई, मतलब यहां पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं बिटवीन अ चाइल्ड हु हैज टेकन बर्थ बायोलॉजिकली इन द फैमिली एंड बिटवीन अ चाइल्ड हु हैज बीन अडॉप्टेड बाय द फैमिली। इनके बीच में किसी प्रकार का आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। दोनों के पास बराबर का अधिकार होता है उस फैमिली में प्रॉपर्टीज के ऊपर। यह आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर को पार्टनर्स होते कौन है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि को पार्टनर्स के बारे में पढ़ना क्यों है, क्योंकि जो को पार्टनर्स होते हैं उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जन्म सिद्ध अधिकार होता है, एक बर्थ राइट होता है इनटू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब हम लोग समझते हैं कि को पार्टनर्स में फॉल कौन कौन करेगा। ठीक है, ये मैं आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूं।
ये मैंने इसलिए लिखा है आपको बताने के लिए कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम ट्रेडिशनल हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं, दैट इज बिफोर HSA 1956 एंड अलॉन्ग विद दैट बिफोर 2005 अमेंडमेंट। 2005 अमेंडमेंट के थ्रू बेटियों को भी एक को पार्टनर का दर्जा दे दिया गया था। उससे पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक मांगने का जो अधिकार था वो सिर्फ बेटों के पास था। ठीक है, तो हम लोग एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं, फिर सब्सिक्वेंटली हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? अब ये चार्ट मेरे को पूरा बना लेने दीजिए। ठीक है, अब आपको ये चार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जो ट्रेडिशनल हिंदू लॉ जो प्रिवेल करता था हम उसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जो को पार्सनरी होती है वो 4 जनरेशन तक एक्सटेंड होती है, इंक्लूडिंग द लास्ट मेल होल्डर अलाइव। अब यहां पे लास्ट मेल होल्डर कौन है? दिस पर्सन इज द लास्ट मेल होल्डर। इज दैट क्लियर? अब ये 4 जनरेशन तक एक्सटेंड होती है, इंक्लूडिंग द लास्ट मेल होल्डर। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, एंड ये हो गया। क्या हम F डबल एस एंड F SS1 को पार्सनरी में इंक्लूड करेंगे? द आंसर इज नो। ठीक है, अभी ये कैसे इंक्लूड होते हैं को पार्सनरी में हम लोग समझेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि को पार्सनरी जो होती है वो 4 जनरेशन तक एक्सटेंड होती है, इंक्लूडिंग द कॉमन मेल एंसेस्टर या फिर लास्ट मेल होल्डर अलाइव। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब जो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है वो ये आता है कि आखिर हम इसको 4 जनरेशन तक ही एक्सटेंड क्यों करते हैं? 5वां जनरेशन इसमें क्यों नहीं आता है? या फिर हम इसको सिर्फ 3 जनरेशन तक एक्सटेंड क्यों नहीं करते हैं? ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। देखिए, इसका सवाल जो ये सवाल है, इसका जवाब ये है कि सिर्फ 4 जनरेशन तक जो सन्स होते हैं दे कैन परफॉर्म द रिचुअल ऑफ पिंडदान, जिसको हम लोग श्राद्ध भी कहते हैं। ठीक है, अब पिंडदान होता क्या है कि बेसिकली जब कोई इंसान मर जाता है तो वहां पर किसी कौवे, पंडित या जानवर को खाना खिलाया जाता है, और ये बिलीफ ये माना जाता है कि जब उसको खाना खिला दो तो जो इंसान मर के स्वर्ग पहुंच गया होता है, स्वर्ग तक उससे खाना पहुंच जाता है। ठीक है, तो पिंडदान जो कर सकते हैं, जो पिंडदान करने के लिए जो लोग एलिजिबल हैं, वो सिर्फ जो मेल्स हैं अप टू द 4th जनरेशन, दे आर एलिजिबल टू परफॉर्म द रिचुअल ऑफ पिंडदान, जिसको हम लोग श्राद्ध भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसीलिए जो को पार्सनरी होती है वो सिर्फ 4 जनरेशन तक एक्सटेंड होती है, क्योंकि 4 जनरेशन तक ही जो मेल्स होते हैं दे कैन परफॉर्म पिंडदान। अब एक बात बताइए, प्री 2005 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या जो FD है एंड जो आपकी FSD है, क्या ये को पार्टनर्स में गिनी जाएंगी? द आंसर इज नो। ठीक है, 2005 के बाद इनको गिना जाता है, बट अभी हम लोग उसको बाद में समझेंगे अच्छे से। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि 4th जनरेशन तक जो को पार्टनरी है वो एक्सटेंड होती है, उसके बाद वो एक्सटेंड नहीं होती। इज दैट क्लियर? अब ये समझते हैं कि जो ये लोग हैं, अगर इनको को पार्टनर बनना है तो किस किस का मरना जरूरी है। ठीक है, तो मैं ये चार्ट यहां से हटा दे रहा हूं, होप सो आपने चार्ट बना लिया हो। ठीक है, अब समझते हैं कि जो 5th जनरेशन है उनको अगर को पार्टनर बनना है तो वो को पार्टनर कैसे बन सकते हैं। अब देखिए, ये आपके F हैं। अब मैं उतना बड़ा चार्ट नहीं बनाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी आपका 1st, 2nd, 3rd एंड 4th दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द को पार्टनर्स। मतलब ये सारे के सारे क्या है? को पार्टनर्स है। ठीक है, क्योंकि इनके पास अधिकार है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने का। इज दैट क्लियर? अभी मैं उसको भी समझाऊंगा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी समझेंगे उसको भी हम लोग। ठीक है, हाँ, तो क्या ये लोग हिस्सा मांग सकते हैं? नहीं, ये दोनों हिस्सा नहीं मांग सकते। ठीक है, अब ये हिस्सा कब मांग सकते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर जो F है, जब तक जो लास्ट मेल होल्डर है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है, अगर इसकी डेथ हो जाएगी
तो एफ एस जो है ही विल बिकम द लास्ट मेल होल्डर। ठीक है, जब एफ की डेथ हो जाएगी उसके बाद ही जो ये एफ डबल एस है ही विल बिकम अ पार्ट ऑफ द कोपार्सनरी। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अगर मान लीजिए हाँ, अगर मान लीजिए मैंने भी आपको बताया कि जब एफ की डेथ हो जाएगी देन ही विल बिकम अ पार्ट ऑफ द कोपार्टनर। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एफ की डेथ होने से पहले एफ एस की डेथ हो गई, तब क्या ये इसका पार्ट बनेगा? द आंसर इज नो। जो लास्ट मेल होल्डर है जब तक उसकी डेथ नहीं होगी तब तक जो चार जनरेशन जो चार जनरेशन जो एक्सटेंड हो रहा है उसके बाद के जनरेशन में अगर कोई है वो कोपार्टनर्स का भाग नहीं बनेगा। तो लास्ट मेल होल्डर का मरना जरूरी है, इवन दो एफ एस के साथ साथ एफ डबल एस एफ ट्रिपल एस ये लोग भी मर जाएं तब भी एफ डबल एस जो है वो को पार्टनर्स का भाग नहीं बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? जब तक कि लास्ट मेल होल्डर की डेथ नहीं हो जाती है तब तक ये जो है ये को पार्टनर्स के लिस्ट में फॉल नहीं करेगा। इसका आंसर जो है, इसका आंसर वो है कि इसकी डेथ पे जो पिंडदान कर सकते हैं वो खाली ये और ये कर सकते हैं। अब इससे पहले ये लोग मर गए, अब इसका पिंडदान तो ये कर सकता है, लेकिन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो एफ के पास है और अब तक जो प्रॉपर्टी है उसका डिवोल्यूशन भी नहीं हुआ है, उसका बंटवारा भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि पिंडदान जो है वो खाली ये तीनों ही कर सकते हैं, आई एम सो सॉरी, हाँ ये तीनों ही कर सकते हैं, ये कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये ये को पार्टनर्स में फॉल नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? होप्स आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, मतलब अगर इन सबकी भी डेथ हो गई लेकिन एफ की डेथ नहीं हुई तो यहां पर एफ डबल एस जो है वो को पार्टनर्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, एंड सेम अप्लाइज टू दिस कि अगर मान लीजिए एफ के साथ साथ जो टॉप लास्ट मेल होल्डर अलाइव था उसके साथ साथ एफ एस की भी डेथ हो गई, इनकी भी डेथ हो गई और इनकी भी डेथ हो गई, तो 4 जनरेशन के बाद जो ये हैं और ये हैं दे विल बी अ पार्ट ऑफ को पार्टनर्स। ठीक है, मैं एक बार और आपको बना के समझा देता हूं थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। ठीक है, अगेन वही सेम चार्ट है। ये फर्स्ट जनरेशन लास्ट मेल होल्डर को हम हमेशा जो 4th जनरेशन तक लास्ट जो मेल लीनियर डिसेंडेंट है उसमें गिनते हैं। ठीक है, तो 4th जनरेशन बस यहां तक एक्सटेंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि दे ऑल आर को पार्टनर्स और ये दोनों जो है दे आर नॉट को पार्टनर्स। अब इनको अगर को पार्टनर बनना है तो एफ की डेथ होगी तो ये को पार्टनर बन जाएगा, एंड एफ के बाद अगर एफ एस की डेथ हो जाए देन ये को पार्टनर बन जाएगा। मतलब जो टॉप मोस्ट को पार्टनर है जब उसकी डेथ होगी उसके बाद ही 4th जनरेशन के नीचे अगर कोई होगा तो उसको हम 4th जनरेशन में इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे? बिकॉज अब इसकी डेथ हो गई है, अब ये लास्ट मेल होल्डर अलाइव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एफ डबल एस जो है वो इसका पिंडदान कर सकता है। ठीक है, क्योंकि पिंडदान करने का जो अधिकार है वो सिर्फ 4 जनरेशन तक ही एक्सटेंड होता है। इज दैट क्लियर? होप्स तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि को पार्टनर्स को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि को पार्टनर्स का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक बर्थ राइट होता है। को पार्टनरी जो है वो 4 जनरेशन तक एक्सटेंड होती है और अगर 4 जनरेशन के बाद भी किसी को उसमें इंक्लूड होना है तो उसके लिए जो लास्ट मेल होल्डर है उसकी डेथ होना जरूरी है। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसके बाद के जनरेशन तक को पार्टनरी एक्सटेंड नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, उससे पहले अगर जितने भी जनरेशन के लोग हैं वो सारे के सारे लोग भी मर जाएं, डजंट मैटर, जब तक लास्ट मेल होल्डर नहीं मरेगा तब तक नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं वो को पार्टनरी में इंक्लूडेड नहीं होंगे। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। ठीक है, अब पिंडदान जो होता है, पिंडदान सिर्फ एल्डेस्ट चाइल्ड कर सकता है, दैट इज एल्डेस्ट मेल चाइल्ड। ठीक है, मतलब मान लीजिए एफ है और इसके 2 बच्चे एफ एस एंड एफ एस 1। ठीक है, मान लो इसके 2 बच्चे हैं और जो एफ एस है वो कंपैरेटिवली एफ एस 1 से ओल्डर है। ठीक है, ही इज ओल्डर एंड ही इज यंगर। अब सब्सिक्वेंटली इनकी भी शादी हुई, इनकी भी फैमिली एक्सटेंड होती गई।
ठीक है, मतलब मान लीजिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, एक जनरेशन और बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब ये आपका फर्स्ट जनरेशन, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ, 4 जनरेशन तो हो गया। अब यहाँ पे चारों जनरेशन के जितने भी मेल्स हैं, क्या वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक मांग सकते हैं? द आंसर इज यस। अभी मैंने आपको एक बात बताया कि पिंडदान करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डेस्ट मेल चाइल्ड के पास है, यानी कि इसके पास है। तो हम इनको को पार्टनर्स क्यों मान रहे हैं? जब ये अधिकार खाली एल्डेस्ट चाइल्ड के पास है तो ये लोग को पार्टनरी का भाग कैसे बन गए? द आंसर इज कि इवन दो ये लोग पिंडदान नहीं कर सकते, बट स्टिल किसी सिचुएशन में इनके पास पिंडदान करने का अधिकार आ जाएगा। दैट्स वाई जिनके पास भी मतलब पिंडदान करने का अधिकार आ सकता है या फिर वो पिंडदान कर सकते हैं इन एनी सिचुएशन, दे विल बी अ पार्ट ऑफ दे विल बी अ को पार्टनर। इज दैट क्लियर? मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए एफएस की डेथ हो जाए, अब इसके डेथ के बाद ही विल बी द एल्डेस्ट। ठीक है ये एल्डेस्ट हो गया। अब ये पिंडदान कर सकता है? कर सकता है। मतलब कि हमने क्या समझा कि क्योंकि इसकी पिंडदान करने की पॉसिबिलिटी तो है ना, तो फोर्थ जनरेशन तक जितने भी लोग फॉल करते हैं उनकी पिंडदान करने की एक पॉसिबिलिटी है। तो बिकॉज ऑफ द मेयर पॉसिबिलिटी दे विल बी अ पार्ट ऑफ द को पार्टनर्स। इज दैट क्लियर? और उनका जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार भी होगा। इज दैट क्लियर? होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग ये देख लीजिए, देयर आर 3 एसेंशियल कंडीशंस दैट नीडेड टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू बिकम अ को पार्टनर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली। दीज आर द पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, द पर्सन मस्ट बी विद इन 4 जनरेशन फ्रॉम द लास्ट मेल होल्डर अलाइव। अभी मैंने आपको समझाया कि लास्ट मेल होल्डर अलाइव को इंक्लूड करके 4 जनरेशन के अंदर वो इंसान फॉल करेगा, तभी हम उसको एक को पार्टनर मानेंगे। इज दैट क्लियर? थर्ड है द पर्सन होल्ड्स अ राइट टू डिमांड पार्टीशन। अब देखिए, को पार्टनर होने का जो सबसे बड़ा फायदा आपके पास होता है वो ये होता है कि आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में किसी भी टाइम पर बंटवारा मांग सकते हैं, जिसे हम पार्टीशन भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये हमने समझ लिया कि एसेंशियल कंडीशंस क्या है को पार्टनर बनने के। पहला क्या है कि जो इंसान है वो जॉइंट हिंदू फैमिली का एक पार्ट होना चाहिए। सेकंड ये है कि वो 4 जनरेशन में फॉल करना चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी इंसान उस 4 जनरेशन में फॉल करेगा उसके पास पार्टीशन मांगने का अधिकार होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इफ सपोज मान लीजिए ये आपका 4 जनरेशन हो गया और ये आपका 5वां जनरेशन हो गया। ठीक है, अब सपोज इसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई, एंड ही वॉज द लास्ट मेल होल्डर अलाइव। लास्ट मेल होल्डर अलाइव भी है और साथ ही साथ अकेला बंदा भी बचा है। अभी हमने ये चीज समझा कि अगर FSS को पार्टनर बनना है तो F की डेथ जो है वो जरूरी है। जब तक F नहीं मरेगा तब तक FSS जो है वो को पार्टनर नहीं बन पाएगा। एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि अगर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और FS, FSS, FSSS ये तीनों मर जाएं तो यहां पर जो F है इसकी जो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है इट विल बिकम अ सेपरेट प्रॉपर्टी। ठीक है, इट विल बिकम अ सेपरेट प्रॉपर्टी। अब सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि यहां पर F उस प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार से यूज कर सकता है। अगर उसका मन हो इसको बेचने का तो वो बेच सकता है, उसको मन करे इसको मॉर्गेज पे देने का तो वो मॉर्गेज पे दे सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। अब वो उसकी एक सेपरेट प्रॉपर्टी बन गई है क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान बचा ही नहीं है जो कि उस प्रॉपर्टी में बंटवारा मांग सके। मतलब देखिए, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा होके सबको हिस्सा मिलेगा। अब हिस्सेदार जब कोई बचा ही नहीं तो जो भी इंसान सरवाइव कर रहा होगा वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी एक सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाएगी। एक एग्जांपल आपको और बताता हूं, मान लीजिए कि FSS पैदा ही नहीं हुआ है, ठीक है, और यहां पर F की डेथ हो गई, FS की डेथ हो गई, FSS की डेथ हो गई और सिर्फ FSSS बच गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, FSSS जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है उसका अकेला मालिक बन जाएगा और वो उसकी एक सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगी।
इज दैट क्लियर? ये समझ में आपको आ गया? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता दे रहा। मान लीजिए ये एफ है, ठीक है भाई, सेम जो ट्री है मैं इसी बता देता हूँ आपको, सेम ट्री पे ही बता देता हूँ, ठीक है। इसे मान लीजिए एफ डबल एस भी हैं, ठीक है, एफ डबल एस भी हैं, और क्या कहते हैं कि जो सारे के सारे ऊपर वाले मेंबर्स हैं वो मर गए और सिर्फ एफ जो है वो बच गया, ठीक है। ये सारे के सारे मेंबर्स मर गए और सिर्फ एफ जो है वो सरवाइव कर गया। क्या एफ डबल एस जो है वो पार्टीशन मांग सकता है? नहीं मांग सकता, बिकॉज ही इज नॉट अ को पार्टनर। अब एक चीज को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। अब मान लीजिए एफ जो है, अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसकी एक सेपरेट प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब सपोज ही डाइड इंटेस्टेट, ठीक है। इंटेस्टेट का मतलब होता है कि वो इंसान जो है, जो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, उसको उसने बिना विल बनाए वो इंसान मर गया, ठीक है। बिना विल बनाए मतलब ये बिना बताए कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद किसके पास जाएगी, अगर उसने विल नहीं बनाया, ठीक है, और वो मर गया, तो यहां पर एफ डबल एस जो है ये बीइंग एन एग्नेट उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये हम लोग बाद में समझेंगे एग्नेट कॉग्नेट वगैरह क्या होता है। अभी बस आपके नॉलेज के लिए आपको एक चीज बता दे रहा कि एग्नेट हम उन्हें कहते हैं जो कि मेल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। देखिए यहां पर कोई भी बीच में फीमेल नहीं है। अब सपोज एफ की बेटी होती, यहां पे एफ डी होती, ठीक है, और उसके थ्रू ये मतलब बंदा कनेक्टेड होता, तो ये कॉग्नेट हो जाता, ठीक है। अगर सिर्फ मेल्स हैं, मेल्स के थ्रू कोई इंसान कनेक्टेड है, तो उसे हम एग्नेट कहते हैं। अगर बीच में कोई भी फीमेल आ जाती है तो उसे हम कॉग्नेट कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई इंसान इंटेस्टेट मर जाता है तो जो प्रॉपर्टी है वो इस ऑर्डर में डिवॉल्व होता है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्लास 1 एयर को जाता है, फिर वो क्लास 2 एयर को जाता है, फिर वो एग्नेट्स को जाता है, एंड देन कॉग्नेट्स को, एंड लास्ट में आपका आता है एस्चीट, जहां पे बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 29 ऑफ HSA 1956 जो गवर्नमेंट होती है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इन सबका प्रॉपर्टी में अधिकार बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी क्लास 1 एयर ना हो तब क्लास 2 के पास जाएगा, अगर कोई भी क्लास 2 एयर नहीं है तब एग्नेट पे जाएगा, अगर कोई भी एग्नेट नहीं है देन कॉग्नेट पे जाएगा, एंड सब्सिक्वेंटली अगर कोई कॉग्नेट भी नहीं है देन एस्चीट हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं समझा रहा हूँ, एग्नेट कॉग्नेट वगैरह, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझ लिया? हमने ये समझ लिया कि 4 जनरेशन तक को पार्टनर्स होते हैं इंक्लूडिंग द लास्ट मेल होल्डर अलाइव, ठीक है। और जब लास्ट मेल होल्डर की डेथ हो जाती है उसके बाद ही 4 जनरेशन के बाहर जो मेल्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा ठीक है, ये एक चीज़ समझ लीजिए कि जब कोई इंसान विल बना के मरता है तो उसे हम कहते हैं टेस्टामेंटरी, ठीक है। मतलब कि उस बंदे ने बेसिकली बता दिया कि मेरे मरने के बाद मेरे प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा, और अगर वो बिना विल बनाए मरता है तो उसे हम इंटेस्टेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब एक जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है वो ये है कि आखिर को पार्सनरी प्रॉपर्टी का जेनेसिस कैसे होता है, मतलब कि को-पार्सनरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली तो एंसेस्ट्रल बन नहीं जाता है। किसी प्रॉपर्टी को अगर एंसेस्ट्रल बनना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि मान लीजिए एफ है, इसकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इसको आप सेपरेट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब क्या कि उस प्रॉपर्टी को कैसे यूटिलाइज करना है वो उस इंसान के हाथ में होगा जिसने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है अपने एफर्ट से, ठीक है। वहां पर किसी भी इंसान का उस प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार नहीं बनेगा। मतलब अगर मान लीजिए एफ का बेटा है एफ एस, ठीक है, तो एफ एस एफ की प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का डिमांड नहीं रेज कर सकता कि पार्टीशन करो और अपनी जो प्रॉपर्टी आपने कमाई है उसमें अधिकार मुझे भी दो, ये एफ एस नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए, अब सपोज जो एफ है ये इंटेस्टेट मर गया। अब इसने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी रखी थी बट ये बिना विल बनाए मर गया, ठीक है। अब जब ये इंटेस्टेट मरा था तो एफ एस था, इसका भी बेटा एफ डबल एस था और इसका भी बेटा एफ ट्रिपल एस था, ठीक है। अब देखिए, एफ अगर इंटेस्टेट मर जाए बिना विल बनाए तो यहां पर जो ये प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, इट विल आफ्टर हिज डेथ विल बिकम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी।
ठीक है। अब वहीं पर अगर एफ मरने से पहले ये विल बना देता कि जो सारी प्रॉपर्टी है ये एफएस के नाम पे करके मैं मर रहा हूं, ठीक है, तो वहां पर ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं बनती। लेकिन अगर एफ इंटरस्टेट मर जाए, मतलब बिना कोई विल बनाए मर जाए, तब वहां पे वो प्रॉपर्टी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाएगी और एफ के मरते ही ये जो आपके इतनी जनरेशन है ये एक्टिव हो जाएंगे एंड अगेन दे विल हैव दे कैन डिमांड पार्टीशन इनटू द प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? तो ऐसे एक प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बनती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब बेसिकली मैं अगर आपको इसको लीगल टर्म में समझाऊं तो यहां पर एफएस का जब एफ जिंदा है कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं। चलिए वो हम लोग टीपीए में करेंगे, ठीक है। ये बस आपको ये समझाना जरूरी था कि कैसे एक सेपरेट प्रॉपर्टी या फिर कैसे एक प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बनती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए एफ के डेथ के बाद, मतलब अगर एफ जो है वो इंटरस्टेट मर गया होता और एफ डबल एस, एफ ट्रिपल एस, एफ 4S जो है ये लोग पैदा नहीं हुए होते, तो अब ये लोग क्योंकि पैदा नहीं हुए हैं तो एफ एस वो सारे प्रॉपर्टी का इकलौता मालिक बन जाएगा, ठीक है, और वो उसकी एक सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर एफ के मरने के बाद एफ डबल एस पैदा हो चुका होगा, मतलब एफ के मरने से पहले एफ डबल एस पैदा हो चुका होगा और एफ जो है वो इंटरस्टेट मरा होगा, तो इन दोनों का ही प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार बनेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ और समझाना है? ठीक है, आइए एक केस लॉ कर लेते हैं। Rohit Chauhan versus Surinder Singh 2013 Supreme Court. It was observed by the Supreme Court that where in the property is with the sole surviving co-partner, he is the absolute owner of that property. That is, he is competent to self-use, sale, mortgage, gift and deal with the property in whatever manner he likes. If his son is born subsequently, the alienation made before the birth cannot be questioned, but the moment the son is born, the property becomes a co-partnership property. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एफ है, इसका बेटा एफ एस है और इसका मतलब टू बी बॉर्न एफ डबल एस एक सन है, ठीक है। अब यहाँ पर एफ है, ठीक है, ध्यान समझिएगा इस चीज को। एफ के पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, एफ के पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी एंड ही डाइड इंटेस्टेट। मैं इसको शॉर्ट में आईएस लिख दे रहा हूं, इंटेस्टेट, वो मर गया, ठीक है। अब एफ के मरने के बाद क्योंकि उसने कोई विल बनाया नहीं था, जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है वो एफएस की सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। अब अभी तक एफएस का कोई बच्चा हुआ नहीं है, बट द मूवमेंट एफ डबल एस अगर जिंदा हो जाए, मतलब उसका बर्थ हो जाए, या फिर मान लीजिए एफ ने शादी की हुई हो, सॉरी एफएस ने शादी की हुई हो डब्ल्यू के साथ और इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया या फिर इनके फैमिली में कोई बच्चा पैदा हो गया, तो जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा इसका इस सेपरेट प्रॉपर्टी में अधिकार बन जाएगा, बिकॉज देन इट विल बिकम एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस बच्चे के पैदा होने से पहले अगर एफएस ने प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार से यूज किया हो या फिर उसको अगर बेच भी दिया हो, ठीक है, अगर उसने प्रॉपर्टी को बेच भी दिया हो, तो ये जो बच्चा है ना, ये उस प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मांग सकता, ठीक है, क्योंकि जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ था वो प्रॉपर्टी एफएस की एक सेपरेट प्रॉपर्टी थी। उसके पैदा होने के बाद वो प्रॉपर्टी जो है एंसेस्ट्रल बन गई और वहां पर इसका भी अधिकार बन गया। लेकिन इसके पैदा होने से पहले एफएस उस प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार से यूज करे, ये बच्चा उसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ाई थी कि क्या चाइल्ड इन वूम को-पार्टनर माना जाएगा? द आंसर इज यस। मतलब अगर बच्चा पेट में भी है तो वहां पर भी एफएस जो है वो मनमाने तरीके से उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकता, उसका मॉर्गेज या सेल नहीं कर सकता, बिकॉज जो बच्चा पेट में है उसका उस प्रॉपर्टी पे एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब यही है कि अभी वो पेट में है, सब्सिक्वेंटली जब वो पैदा होगा तो वो उस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकता है। मतलब एक ऐसा इंटरेस्ट जो कि पहले से वहीं पर है, लेकिन इंसान जो है वो भी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो हिस्सा जो है वो उसको मिल जाएगा, मतलब जो उसका अधिकार है वो उस तक पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यही सुप्रीम कोर्ट ने रोहित चौहान वर्सेस सुरेंद्र सिंह में ऑब्जर्व किया था। अभी ये जो को-पार्टनरी वाला टॉपिक है ये बहुत बड़ा होने वाला है,
मैं भी आपको शॉर्ट में चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि जब सब्सिक्वेंटली मैं आपको बड़ी बड़ी चीज़ें समझाऊँ तो आपको समझने में कन्फ्यूज़न ना आए, ठीक है। तो होप सो मैंने आपको कोपार्सनरी सक्सेसफुली समझा दिया होगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि ये 4 जनरेशन तक एक्सटेंड होता है। जो 5th जनरेशन है, क्या वो उस प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा मांग सकती है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है? नहीं मांग सकती, ठीक है। अगर उसको उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनना है तो उसके लिए लास्ट मेल होल्डर अलाइव की डेथ होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमने ये समझा कि कैसे एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। तो बस यही सब है अभी के लिए। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।